नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में रुक करेंगे तमाम अहम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे पंजाब के किसान, पुलिस ने दागे वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले। हरियाणा पुलिस ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। किसान नेताओं ने जंतर मंतर जाने की मांगी इजाजत। अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। लद्दाख से सेना हटाने पर भारत चीन में बढ़ा गतिरोध। सैनिकों को हटाने की उम्मीद खत्म। सौ साल पुराने नियम कानून को खत्म करेगी यूपी सरकार। कारोबार करने वाले अपने उद्यमियों को होगा फायदा। नौसेना का MiG-29 हुआ क्रैश। एक पायलट बचाया गया, दूसरा लापता। तलाश में लगाई गई टीमें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसानों के मुद्दे को लेकर। दरअसल किसान नाराज चल रहे हैं। सरकार से अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, इसलिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली का घेराव करने जा रहे किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इस बीच किसानों और सुरक्षा कर्मियों दिल्ली बहादुरगढ़ राजमार्ग के पास टिकरी सीमा पर झड़प हो गई। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। इससे पहले सिंधु बॉर्डर पर पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। यहां भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा रोहतक झज्जर सीमा, दिल्ली गुरुग्राम और दिल्ली जम्मू राजमार्ग पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। तो आपको बता दें कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली है। आपको बता दें कि रजौरी में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसमें भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि इस सीज फायर के दौरान भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को पाकिस्तान ने पुंछ जिले में सीज फायर का उल्लंघन किया था। भारतीय सेना की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया कि पाकिस्तान ने दोपहर 1:30 बजे सीज फायर का उल्लंघन किया। इस दौरान छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया और मोर्टार से भारी गोलाबारी की गई। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान को सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान के द्वारा वहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और भारतीय जवान मुस्तैदी के साथ वहां पर डटे हुए हैं और पाकिस्तान को सीज फायर का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब आपको बता दें कि जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान और उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि पूरे मामले को लेकर के SIT की टीम जांच कर रही थी और अब इस पूरे मामले में आजम खान को दोषी पाया गया है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के पासपोर्ट में फर्जी कागज लगाने के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान को दोषी पाया गया है। बता दें कि इस घोटाले की जांच करने वाली SIT ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान के पास वारंट भेजा है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी जमीन में शामिल कराने के साथ ही वक्फ की संपत्ति में हेरफेर और बेटे का फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में विधायक पत्नी डॉक्टर तजीना फातिमा व बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के साथ सीतापुर जेल में बंद सांसद आजम खान पर एक और मुसीबत बढ़ गई है। आजम खान को उत्तर प्रदेश जल निगम भर्ती घोटाले में दोषी पाया गया है। इस घोटाले की जांच कर रही SIT ने आजम खान के लिए सीतापुर जेल में वारंट भेज दिया है और सीतापुर जेल प्रशासन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। बृहस्पतिवार शाम को नौसेना का एक
प्रशिक्षु विमान MiG-29 क्रैश हो गया है। आपको बता दें कि ये विमान समुद्र में गिरा है, जिसमें एक पायलट को बचा लिया गया है, वहीं दूसरे पायलट की तलाश जो है अभी भी जारी है। नौसेना के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि हादसा कल शाम 5 बजे सागर में हुआ। अधिकारियों ने बताया कि नौसेना ने लापता पायलट की तलाश के लिए निगरानी विमान और नौकाएं तैनात की हैं। उन्होंने बताया कि घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तो भारतीय नौसेना का प्रशिक्षु MiG-29 के विमान बृहस्पतिवार शाम करीब 5 बजे एक अभियान के दौरान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में एक पायलट को बचा लिया गया है और एक अन्य की तलाश जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव की चारा घोटाला मामले में सुनवाई टल गई है। आपको बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले मामले से याफ्ता हैं। इस पूरे मामले को लेकर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन आज जो है सुनवाई टल गई है। अब ये 11 दिसंबर को होगी। लालू यादव की जमानत टलने पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे साजिश बताया है। जमानत टलने के बाद आरजेडी ने प्रतिक्रिया देते हुए सीबीआई पर संदेह जताते हुए न्यायपालिका पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बार-बार सुनवाई टलने से संदेह पैदा होता है। आरजेडी नेता सुबोध राय ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, पर जिस तरीके से सीबीआई साजिश कर रही है वो चिंताजनक है। सीबीआई की साजिश के कारण लालू की जमानत नहीं हुई है। हालांकि आलोक मेहता ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर यकीन है और हमारे नेता को अवश्य न्याय मिलेगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि कुछ तो बात है जिसके कारण लालू की जमानत बार-बार टाल दी जाती है, राजनीतिक साजिश की जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बार-बार सुनवाई टलना संदेह पैदा करता है। आज या कल जब सुनवाई होगी न्याय मिलेगा। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई जो है वो टल गई है। अब अगली सुनवाई जो है वो 11 दिसंबर को होनी है। गुजरात से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कोविड अस्पताल में आग लग गई है, जिसके कारण वहां पर 5 मरीजों की मौत हो गई है। पुराना राजकोट के मावड़ी इलाके में स्थित शिवानंद अस्पताल का है। अस्पताल के आईसीयू में ये आग लगी थी। कोविड अस्पताल होने की वजह से अस्पताल के आईसीयू में 11 मरीज भर्ती थे, जिसमें 5 मरीजों की जलकर मौत हो गई है। इस हादसे में कई अन्य मरीज भी झुलस गए हैं, जिन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आग लगने के कारण का खुलासा नहीं हो सका है। मामले की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक आग की शुरुआत अस्पताल के आईसीयू से हुई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। तो गुजरात से ये खबर सामने आई है, जहां पर कोविड-19 अस्पताल में आग लग गई थी, जिसमें 5 मरीजों के झुलसकर मरने की खबर सामने आई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो है पूरे भारत में अपनी पार्टी का प्रचार करना चाहते हैं, बड़े स्तर पर अपनी पार्टी की सक्रियता को देखना चाहते हैं। लेकिन अब जो वहां पर चुनाव हुए हैं, जो उसमें उनकी पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए फिक्रमंद हैं। यही वजह है कि ओवैसी ने अपनी पार्टी को देश के दूसरे राज्यों में विस्तार और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का भी ऐलान किया है। लेकिन अपने ही गृह राज्य तेलंगाना और शहर हैदराबाद के सीमित दायरे में चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी की एआईएमआईएम ने हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में आधी से भी कम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की कुल 150 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जहां 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी महज 51 नगर निगम पार्षद की सीटों पर ही किस्मत आजमा रही है। पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार पुराने हैदराबाद इलाके की पार्षद सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह ओवैसी ने हैदराबाद की सिर्फ 33% नगर निगम की सीट पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और टीआरएस ने सभी 150 निगम पार्षद सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं। केसीआर और बीजेपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के चलते असदुद्दीन ओवैसी को अपने मजबूत गढ़ पुराने हैदराबाद के इलाके में ही इस बार कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। केसीआर और कांग्रेस ने पुराने हैदराबाद इलाके की कई सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, तो बीजेपी ने सभी सीटों पर हिंदू कैंडिडेट उतार कर जबरदस्त घेराबंदी की है। यही वजह है कि ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। ये नगर निगम 4 जिलों में है, जिनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी,
मेडचल, मलकजगिरी और संगारेड्डी आते हैं। इस पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें आती हैं। इन्हीं लोकसभा सीट में से एक पर असदुद्दीन ओवैसी खुद चौथी बार सांसद हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी के 7 विधायक भी इसी इलाके से चुनकर तेलंगाना विधानसभा पहुंचे हैं। इसके बावजूद ओवैसी ने हैदराबाद नगर निगम चुनाव में सिर्फ 51 प्रत्याशी उतारे हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लव जिहाद और सुशांत मर्डर केस को लेकर अपनी राय रखी है। साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी जो है वो पूरे मामलों में गड़बड़ी कर रही है। ठाकरे सरकार की पहली सालगिरह की पूर्व संध्या के मौके पर शिवसेना के मुखपत्र सामना को दे इंटरव्यू में ठाकरे ने कई अहम मुद्दों पर राय दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लेकर लव जिहाद जैसे मुद्दों के बारे में बातचीत की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय एजेंसियों का पूरे देश में दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं शांत हूं, इसका मतलब ये नहीं कि नपुंसक हूं। परिवार पर हमले करना ये हमारी संस्कृति नहीं है। अगर वे हमारे परिवारों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके भी परिवार और बच्चे हैं। सीएम ठाकरे ने कहा कि वे कोई धुले हुए चावल नहीं हैं। अगर हमने तय कर लिया कि हम उनकी खिचड़ी भी बनाना जानते हैं, ज्यादा हावी होंगे तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा। जब उनसे लव जिहाद के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो सीएम ठाकरे ने कहा, केंद्र सरकार कहेंगी तो हम इस पर कानून बना देंगे, लेकिन पहले ये बताया जाए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक गोवध के खिलाफ कानून कब आएगा। केंद्र सरकार ने अब कश्मीर से पाबंदियां हटा ली हैं, तो क्या अब गोवा या पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा कानून लाएंगे जहां आपकी सरकार है। सीएम ठाकरे ने कहा कि बीजेपी उन्हीं राज्यों में ऐसे मुद्दे उठाती है जहां चुनाव होने वाले होते हैं और अगर लोग वोट देते हैं तो वे कानून बना देते हैं। हिंदुत्व को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल न करें। हम कभी ऐसी सहूलियत के हिंदुत्व में शामिल नहीं रहे हैं। दो 2020-21 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े आज जारी होंगे। आपको बता दें कि जो रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने अनुमान जताया है कि जो जीडीपी के आंकड़े हैं उनमें 5 से 10% तक की गिरावट हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो तकनीकी रूप से ये मान लिया जाएगा कि भारत में मंदी आ चुकी है। जीडीपी में 5 से 10% की गिरावट भी राहत की बात होगी, क्योंकि इसकी जो पिछली तिमाही यानी जून की तिमाही थी वहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 24% की भारी गिरावट देखने को मिली थी। त्योहारी सीजन में बड़ी मांग और लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों में सुधार की वजह से जीडीपी की गिरावट का आंकड़ा घट सकता है। हालांकि इसके बावजूद ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बदतर आंकड़ा होगा। ज्यादातर अर्थशास्त्रियों और रेटिंग एजेंसियों ने सितंबर तिमाही में जीडीपी 5 से 10% तक नेगेटिव रहने यानी इसमें गिरावट का अनुमान लगाया है। यानी तकनीकी रूप से भारत में मंदी आ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के इकोरैप रिपोर्ट के मुताबिक इतिहास में पहली बार भारत तकनीकी रूप से मंदी में प्रवेश कर चुका है। रिजर्व बैंक ने सितंबर तिमाही में जीडीपी में 8.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अगली तिमाहियों यानी तीसरी और चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था में मामूली सुधार हो सकता है। केयर रेटिंग्स ने सितंबर तिमाही में जीडीपी में 9.9% की गिरावट का अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक के अधिकारियों की एक रिसर्च के मुताबिक जुलाई से सितंबर की तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ -8.6% रही है, यानी जीडीपी में 8.6% की गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था में मान्य परिभाषा के मुताबिक अगर किसी देश की जीडीपी लगातार 2 तिमाही में नेगेटिव रहती है यानी ग्रोथ की बजाय उसमें गिरावट आती है तो इसे मंदी के हालात मान लिए जाते हैं। इस हिसाब से अगर दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वास्तव में नेगेटिव रही तो ये कहा जा सकता है कि इस देश में मंदी आ चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान जब गल्फ कंट्रीज में पेट्रोल कच्चे तेल की कीमतें गिरी थी तो उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि पेट्रोल और तेल की जो कीमतें हैं उनमें गिरावट आएगी, लेकिन सरकार ने इसके बावजूद इसमें किसी तरह की राहत आम जनता को नहीं दी है। जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में 22 से 26 और पेट्रोल की कीमत में 17 से 19 पैसे तक बढ़ा दिए हैं। बता दें कि पिछले शुक्रवार को 50 दिन के बाद पेट्रोल और 41 दिन के बाद डीजल के दाम में बदलाव देखने को मिला था। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में डीजल 71.86 और पेट्रोल 81.89 रुपए प्रति लीटर हो गया है।
वहीं कोलकाता में डीजल 75.43 और पेट्रोल 83.44, मुंबई में डीजल 77.30 और पेट्रोल के दाम 84.91 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि चेन्नई में डीजल 77.30 और पेट्रोल 84.91 रुपए प्रति लीटर की दर पर मिल रहा है। बता दें कि विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों के आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है। लव जिहाद के मुद्दे पर पूरे देश में घमासान देखने को मिल रहा है और इसी बीच जो यूपी की योगी सरकार है उसने इसको लेकर एक कानून भी पास कर दिया है, जिसके बाद अगर यूपी में कोई किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान रखा गया है। यानी कि अब लव जिहाद करने वालों से योगी सरकार पूरी सख्ती से निपटेगी। महज शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन करने वालों को 10 साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। दरअसल नए कानून के मुताबिक एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषण करना होगा कि ये धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से है। संबंधित लोगों को ये बताना होगा कि उन पर कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रलोभन या दबाव नहीं है। योगी सरकार के इस ऐतिहासिक कानून के लागू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लड़की के धर्म में परिवर्तन से एकमात्र प्रयोजन के लिए किए गए विवाह पर ऐसा विवाह शून्य की श्रेणी में लाया जा सकेगा। दबाव डालकर या झूठ बोलकर अथवा किसी अन्य कपटपूर्ण ढंग से अगर धर्म परिवर्तन कराया गया तो ये एक अपराध के रूप में माना जाएगा और इस गैर जमानती प्रकृति के अपराध के मामले में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चलेगा। यदि दोष सिद्ध हुआ तो दोषी को कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा भुगतनी होगी। साथ ही न्यूनतम 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। अगर मामला अवयस्क महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के संबंध में हुआ तो दोषी को 3 साल से 10 साल तक का कारावास और न्यूनतम 25,000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसके साथ ही योगी कैबिनेट से पास इस महत्वपूर्ण अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के सभी पहलुओं पर प्रावधान तय किए गए हैं। अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार धर्म परिवर्तन का इच्छुक होने पर संबंधित पक्षों को तय प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को 2 माह पहले सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है, जबकि इस अपराध में न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपए तय किया गया है। यही नहीं, योगी सरकार ने सामूहिक धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। नए कानून के मुताबिक सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ IAS अधिकारी सेक्रेटरी होम TL सत्यप्रकाश, ADGP लॉ एंड ऑर्डर नवदीप विर्क और एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा को रखा गया है। कमेटी को कहा गया है कि वो सभी राज्यों में जहां बन रहे हैं, जहां बन चुके हैं ला जिहाद पर कानून, उनका अध्ययन करें और शीघ्र एक मजबूत सख्त लव जिहाद पर कानून बनाएं, ताकि कोई भी दोबारा हरियाणा में धर्म परिवर्तन के नाम पर किसी को प्यार के जाल में ना। साल 2020 की शुरुआत में पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के जख्म को भला कौन भूल सकता है। आपको बता दें कि दंगों के बाद से ही लगातार पुलिस जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ में जुटी हुई है और इसी कड़ी में अब पुलिस ने 20 आरोपियों का एक पोस्टर भी जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर 20 आरोपियों की तस्वीर जारी की गई है। जिस पोस्टर में इन आरोपियों की तस्वीरें हैं उन्हें राजधानी की सार्वजनिक जगहों पर लगाया गया है। पोस्टर में दिख रहे आरोपियों पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आगजनी, फायरिंग और पत्थरबाजी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आरोप है। पुलिस ने दावा किया है कि जो भी कोई तस्वीर में दिख रहे आरोपियों से जुड़ी कोई सूचना देगा उसे गिरफ्तारी के बाद इनाम भी दिया जाएगा। तो ये पोस्टर दिल्ली पुलिस ने जारी किया है। अब जो कोई भी इन आरोपियों की जानकारी पुलिस को देगा, दिल्ली पुलिस उसे उस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उचित इनाम से भी नवाजेगी। चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। दरअसल भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब ऐसे में केवल एक ही उम्मीद बची है। वो उम्मीद है
कोरोना की वैक्सीन, जिसको लेकर कई कंपनियां लगातार वैक्सीन निर्माण का काम भी कर रही हैं। कंपनियों की वैक्सीन बनाने की तैयारियों का जायजा लेने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद जा सकते हैं, जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। पीएम कल पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी हैदराबाद में भारत बायोटेक की ऑफिस भी जा सकते हैं। बता दें कि भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम से कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन बना रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी कल अहमदाबाद में जायडस कैडिला फैसिलिटी द्वारा बनाई गई जाइकोव डी वैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल की तैयारियों का जायजा भी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री तीनों वैक्सीन कंपनियों से तैयारियों पर चर्चा करेंगे, साथ ही वैक्सीन वितरण को लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर के अब प्रधानमंत्री मोदी खुद आगे आकर तैयारियों का जायजा लेंगे और वहां पर न सिर्फ निर्माण की तैयारियों को लेकर के चर्चा होगी, बल्कि सबसे पहले किसको वैक्सीन दी जाएगी उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।